वेलकम टू द शो द टेल्स ऑफ मूवीज। आज हम इस एपिसोड में अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म डेड साइलेंस को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। इस फिल्म को जेम्स वॉन ने लिखा है और डायरेक्ट भी किया है। ये फिल्म 16 मार्च 2007 में रिलीज हुई थी। तो चलिए इस मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। छठी सदी ईसा पूर्व में ये माना जाता था कि मरे हुए लोगों की आत्माएं जीवित लोगों के पेट के हिस्से से बोलती थी, और ये लैटिन शब्द वेंटर मतलब पेट और लॉकाई मतलब बोलने से बना है, इसलिए इसे हम वेंट्रिलोक्विस्ट कहते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक कपल जेमी एशन और लीसा को देखते हैं। तभी उनके डोर पर कोई नॉक करता है और उन्हें एक अनजान व्यक्ति से तोहफा मिलता है, और वो गिफ्ट होता है बिली नंबर 57 नाम की एक वेंट्रिलोक्विस्ट डॉल। ये डॉल देखने में क्रीपी भी थी। जब जेमी खाना लेने बाहर जाता है, लीसा डॉल को बेड पे रखकर अपना काम करने लगती है। डॉल की नजर लीसा पर ही थी। यहाँ हम देखते हैं कि लीसा प्रेग्नेंट भी है। तभी एकदम से पिन ड्रॉप साइलेंट सा हो जाता है, मानो वक्त थम गया हो, और जिस रूम में वो डॉल थी वहां से क्रीपी आवाजें आने लगती हैं। लीसा जैसे ही डॉल के पास आती है, वो डॉल लीसा पर हमला कर देती है। वो बड़ी बेरहमी से लीसा को मार देती है। जेमी वापस घर आता है तो फ्लोर पर ब्लड को देख लीसा को आवाज लगाता है। तभी लीसा का भी बेडरूम से रिप्लाई आता है जो कहती है तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। रूम में जाकर वो देखता है कि बड़ी बेरहमी से किसी ने लीसा को मार दिया है और उसकी जीभ निकाल ली गई है। वहीं डिटेक्टिव लिप्टन जेमी पर ही शक करता है क्योंकि उनके घर के दरवाजे पर किसी भी अज्ञात के हाथों के निशान नहीं मिले, और आखिरी बार जेमी ने ही अपनी वाइफ को जिंदा देखा था। जेमी कहता है कि तुम्हें शक उस पैकेज पर होना चाहिए जो मेरे घर आया था। मेरे घर में बिना पते का एक पैकेज आया था लीसा के मरने से पहले, और उसमें एक वेंट्रिलोक्विस्ट डॉल थी। वहीं लिप्टन के पूछने पर कि उस डॉल का तुम्हारी पत्नी के कत्ल से क्या लेना देना, जेमी बताता है कि हमारे शहर में एक बोलने वाले पुतले को मनहूस माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि पुतला आसपास हो तो किसी की मौत भी हो सकती है। अब क्योंकि वो एक सिर्फ डॉल है, और जेमी ने यह भी कहा था कि वो घर जब आया तो उसकी वाइफ से उसकी बात हुई थी, पर वो मर चुकी थी और उसकी जीभ भी कटी हुई थी। लिप्टन को पूरा शक जेमी पर ही था, लेकिन सबूत ना होने की वजह से वो उसे जाने देता है। जेमी घर पर आकर पूरा सर्च करता है और उस बॉक्स को चेक करता है जिसमें उसे मैरी शॉ के बारे में एक रहस्यमयी संदेश मिलता है कि मैरी शॉ उसके होम टाउन रेवेंसफेयर की एक वेंट्रिलोक्विस्ट थी। जेमी उस डॉल को उठा रेवेंसफेयर की तरफ निकल पड़ता है। वो अपने घर पहुंचता है और अलग हो चुके दिव्यांग पिता एडवर्ड और उनकी काफी कम उम्र की पत्नी एला से मिलता है जो उसकी सौतेली माँ है। वहीं जेमी को यह भी पता नहीं था कि उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली है। एला लीसा की मौत का शोक भी व्यक्त करती है। यहाँ जेमी को यह भी नहीं पता था कि उसके पिता व्हीलचेयर पर हैं। वो यह देखकर बहुत हैरान होता है। एला बताती है कि इन्हें 2 महीने पहले स्ट्रोक आया था। उसके पिता कहते हैं कि इस हादसे के बाद मैं काफी बदल गया हूँ। हम देखते हैं कि एला उन्हें सहारा दे उनके साथ खड़ी होती है। एडवर्ड कहते हैं कि पुरानी सारी बातें भूल जाओ, मैं हेनरी वॉकर नामक शख्स को बुलाकर तुम्हारी पत्नी का फ्यूनरल करवा दूंगा, जिस पर जेमी कहता है कि वो खुद मैनेज कर लेगा। तभी उसके पिता कहते हैं कि तुम यहाँ इसलिए आए हो ताकि बता सको कि मैं एक बुरा पिता हूँ। जेमी कहता है कि मैं बात करने नहीं कुछ पूछने आया हूँ। क्या आपको याद है माँ मुझे एक कविता सुनाती थी मैरी शॉ की, जिस पर एला कहती है कि ये बच्चों को काबू रखने की एक डरावनी कविता है, जिस पर एडवर्ड कहते हैं ये एक अंधविश्वास है। जेमी फ्यूनरल के इंतजाम के लिए वहां से निकल जाता है। जेमी हेनरी वॉकर के घर जाता है जो वहां के मुर्दा घर के कर्मचारी थे और फ्यूनरल डायरेक्टर भी। वहां हम हेनरी की पत्नी मैरियन को देखते हैं जो गंभीर मानसिक बीमारी का शिकार थी। जेमी हेनरी से मिलता है। हेनरी लीसा की मौत का दुख प्रकट करता है। वहाँ पोस्टमार्टम के बाद लीसा की डेड बॉडी रेवेंसफेयर में हेनरी के घर ही आनी थी। वही पूछने पर कि लीसा की डेड बॉडी कब तक आएगी, हेनरी बताता है आज रात। जेमी फ्यूनरल की फॉर्मेलिटीज पूरी कर अपने होटल चला जाता है। रात सोने के दौरान उसे कोई जेमी कहकर उठाता है और जेमी देखता है कि वहाँ मैरी शॉ बैठी है। वो डर कर लाइट चालू करता है तो मैरी शॉ की जगह वहाँ डॉल होता है। उधर हेनरी के वहाँ लीसा की बॉडी आती है। तभी बॉडी देख हेनरी बहुत डर जाता है और उसे फ्यूनरल होम के नीचे बनी एक संकरी जगह से अपनी पत्नी की आवाज सुनाई देती है। हेनरी उसे वहां से निकालता है, जिस पर वो कहती है कि वो यही है। हेनरी उसे दूसरे रूम में भेज देता है और अपना काम करता है। अगली सुबह लीसा का फ्यूनरल होता है
तभी मैरियन आज जेमी से कहती है कि क्या तुमने उसे देखा, उसने तुम्हारी बीवी को मारा। वो कहती है कि मैरी शॉ की नज़र से सावधान रहना, उसके बच्चे नहीं थे, पुतले थे, और अगर वो तुम्हारे ख्वाब में आए तभी हेनरिया वहां उसे ले जाता है। मैरियन जाते जाते कहती है कि उस पुतले को दफना दो। जेमी बहुत अजीब फील करता है और अपने पीछे पड़े ग्रेवयार्ड को ध्यान से देखता है तो वो मैरी शॉ का होता है। वो होटल जा उस डॉल को पीछे कर देखता है तो वहाँ बिली लिखा होता है। वो उसे कार में ले सिमेट्री की तरफ निकल पड़ता है। हम देखते हैं कि उस डॉल की नज़र जेमी पर जाती है और एक लोरी सी आवाज़ भी निकालती है। बिली को जेमी देखता है और शांत रह गाड़ी चलाता जाता है। जेमी सिमेट्री पहुंच उसे वहां दफनाता है जहां मैरी शॉ के पुतले दफन थे, और वहीं बिली के नाम का एक कब्र भी होता है। तभी अचानक से हवाएं रुक जाती हैं और पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है, मतलब मैरी शॉ आ गई थी। जेमी जैसे ही उसे उसके कब्र में डालता है वो एकदम से उसे पलट कर देखता है। जेमी जैसे ही उसे दफनाकर कार में बैठता है बिली उसे हॉन्ट करता है। जेमी वहां से निकल अपने होटल आ जाता है। जैसे ही फ्रेश होकर वो बाहर आता है अपने सामने बिली और लिप्टन को पाता है। वो लगातार उसके पीछे ही था। लिप्टन कहता है कि तुमने इस डॉल को क्यों दफनाया। जेमी बताता है कि मैरी शॉ नाम की एक औरत के बारे में एक डरावनी कहानी बहुत मशहूर है। उसे उसके पुतलों के साथ दफनाया गया था और अगर वो आपको देखे तो चीखना नहीं वरना आप मारे जाओगे। जिस पर लिप्टन कहता है कि तुम ये कहना चाहते हो कि इस डॉल ने तुम्हारी बीवी की जान ली। वो कहता है कि मैं नहीं जानता, पर जिसने हमें ये डॉल दी वो हत्यारा है। वो गवाह के तौर पर बिली को अपने साथ बाजू के रूम में ले जाता है क्योंकि लिप्टन भी उसी होटल में रुका था, और सुबह वो डॉल को अपने साथ ना ले जाकर वापस ऑफिस चला जाता है। जेमी डॉल को ले हेनरी के घर जाता है और डॉल दिखा मैरियन से पूछता है कि आप इसे जानती हैं। आपने कहा मैरी शॉ ने मेरी बीवी को मारा, आपने ऐसे क्यों कहा। तभी वहाँ हेनरिया कहते हैं कि ये डॉल तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए। हेनरी उसे पुरानी बात बताते हैं। वो कहते हैं कि कुछ चीजें नहीं चाहकर भी नहीं बुलाई जाती, जैसे उस औरत का चेहरा। वो बताते हैं कि जब वे छोटे थे शहर में एक शानदार थिएटर खोला गया था, द ग्यूगनॉल थिएटर, लॉस्ट लेक पर। वहाँ मैरी शॉ का शो था। मैं गया था सिर्फ एक बार। वही शो के दौरान तभी एक लड़का जिसका नाम माइकल एशन था वो शो के दौरान कह देता है कि मैरी शॉ का होंठ हिल रहा है। यहाँ मैरी शॉ का ईगो हर्ट हो जाता है। शो बहुत अच्छा जाता है। मैरी ने अपनी शर्मिंदगी को छुपाने की कोशिश की और बिली नाम के डॉल के जरिए अपनी झुंझलाहट जाहिर की। मैरी ने इस बात का बचाव भी किया कि वो और बिली दोनों अलग अलग इंसान हैं। वहीं मैरी उस बदतमीज बच्चे के अविश्वास को माफ नहीं कर पाई। कुछ हफ्ते बाद वो शक करने वाला बच्चा गायब हो गया, उसका कुछ पता नहीं चला। हेनरी कहते हैं कि मुझे हमेशा लगता था कि उस बच्चे के पीछे मैरी शॉ का ही हाथ है। कुछ दिनों बाद मैरी शॉ की भी हत्या कर दी गई। उसने अपने वसीयत में कहा कि उसके पुतलों को एक ही साथ दफनाया जाए। उन्हें वो अपने बच्चे मानती थी और वो पूरे 101 थे। उसकी लाश मेरे पिता के मुर्दा घर में लाई गई ताकि वो उसकी आखिरी इच्छा को पूरा करने का काम कर सकें। उसके पुतले को तो दफनाया ही था, पर वो खुद भी बनना चाहती थी एक पुतला। हेनरी बताते हैं कि मैं मैरी को पुतला बनने के बाद देखने गया और गलती से मैंने वो कॉफिन गिरा दी जिसमें मैरी थी। मैंने उसे उठते हुए भी देखा था। मैं इसलिए बच गया क्योंकि मैं चुप रहा। मैरी सिर्फ उन्हीं लोगों को मारती है जो उसका असली रूप देखकर चीखते चिल्लाते हैं। उसको दफनाने के बाद ही रेवंसफेयर में मौत का तांडव शुरू हो गया। परिवारों की हत्या होने लगी और हेनरी वो फोटोज जिमी को दिखाते हैं। वो कहते हैं कि सभी लाशों की जबान कटी हुई थी, उनकी तस्वीरों में भी, और वो बताते हैं कि आखिरी वाली तुम्हारी बीवी की है। हेनरी की बातें सुन जेमी बहुत नाराज हो गया कि आखिर किसने वो पुतला उसके पास भेजा। हेनरी कहते हैं कि मैरी शॉ के कब्र के पास कोई नहीं जाता, वो अनस्टॉपेबल है। वो तब तक लोगों को मारती रहेगी जब तक चीखें बंद ना हो जाएं। जेमी गुस्से में लॉस्ट लेक पर बने उस बंद थिएटर की तरफ निकल पड़ता है। उधर लिप्टन उन पुतलों की कब्र खोद सुराग पाने की कोशिश करता है। जेमी उस लेक में पहुंच थिएटर के अंदर जाता है और उसे सर्च करता है। वो उस थिएटर में बने एक कमरे में जाता है जहां उसे डॉल बनाने वाली एक किताब मिलती है जिसमें उस मिसिंग बच्चे के बारे में भी था। तभी आईने में जेमी को मैरी दिखती है। जेमी तुरंत वहां से निकल अपने घर की ओर चला जाता है। वहीं मैरियन किसी से बात करती है और वो चीज उसे रिप्लाई भी देती है। ये सुन हेनरी मैरियन के पास जाता है तो वो देखते हैं कि मैरियन बिली से बात कर रही है। हेनरी गुस्से से उस डॉल को उठा अपने पोस्टमार्टम रूम में ले आता है और उसे
कॉफिन में डालने की तैयारी करता है, पर तभी मैरियन की आवाज दोबारा उसी नीची बनी संकरी जगह से आती है। हेनरी मैरियन को लेने दोबारा वहां जाता है, पर वहां मैरियन नहीं मैरी शॉ थी। उसके भयानक रूप को देख हेनरी चीख देता है और मैरी उन्हें मार देती है। उधर जेमी अपने घर पहुंच अपने पिता के पास जा मैरी शॉ के बारे में पूछता है और कहता है कि माइकल एशन और हमारे परिवार का मैरी शॉ से क्या संबंध है। एडवर्ड बताते हैं कि माइकल एशन तुम्हारे दादा के भाई थे, अचानक वो एक दिन गायब हो गए। हमारे परिवार का शक एक ही शख्स पर था, मैरी शॉ पर, इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से इंसाफ किया और उसे चिल्लाने के लिए मजबूर किया। फिर रेवेंसफेयर के लोगों के साथ मिलकर उसकी जुबान काट दी, लेकिन उस हमले से वो मरी नहीं, वो अपना बदला लेने वापस आ गई। एक के बाद एक उसने उन सबकी हत्या कर दी। उनकी जुबान कटी हुई मिली और उनकी बीवियों के साथ भी ऐसा ही हुआ। फिर बच्चों के साथ भी, बच्चों के बच्चों के साथ भी। मैंने तुम्हें दूर भेजा और इतने साल तुम मुझसे नाराज रहे, पर मैं तुम्हें दूर रखना चाहता था इस श्राप से। जिमी कहता है कि उसने लीसा को मार दिया। एडवर्ड कहते हैं कि लीसा की मौत से मैं समझ गया कि किस्मत हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। रूहें अपने साथ हुए अन्याय को कभी नहीं भूलती, वो हमें भी नहीं छोड़ेगी। जेमी कहता है कि पुरखों के पाप की सजा हम क्यों भुगतें। जेमी कहता है कि मैं उसे खत्म कर दूंगा, और बाहर जाते ही उसे लिप्टन मिल जाता है। लिप्टन उसे रोकता है और बताता है कि मैरी शॉ के 100 पुतलों को किसी ने खोद कर निकाल दिया है। वो सारे कॉफिन खाली हो गए हैं। ये किसने किया और क्यों, किसी को नहीं पता। उसे अभी भी मैरी शॉ पर भरोसा नहीं था। जेमी कहता है कि सब डरते हैं, उससे कोई सच नहीं बताएगा। तभी एला कहती है कि किसी का फोन है। फोन पर हेनरी होता है, जो जेमी से कहता है कि मैं साबित कर सकता हूँ, तुमने लीसा को नहीं मारा। तुम लॉस्ट लेक के थिएटर के पास आ जाओ। हम जानते हैं कि ये हेनरी नहीं मैरी शॉ थी। जेमी लिप्टन से कहता है कि हेनरी का कॉल था और वो साबित कर सकता है कि मैं बेगुनाह हूँ। लिप्टन उसे जाने से रोकता है, पर जेमी उसे धक्का दे कार से निकल जाता है। लिप्टन भी उसके पीछे पीछे जाता है और दोनों उस थिएटर के पास पहुंच जाते हैं। जेमी अंदर जा हेनरी को आवाज लगाता है। हेनरी उसे ऊपर की ओर बुलाता है। तभी गन के साथ लिप्टन उसे पकड़ता है और कहता है कि यहाँ कोई नहीं है। तभी अंदर से आवाज आती है, मैं यहाँ हूँ। दोनों घबराते हुए अंदर जाते हैं। तभी उन्हें एक महिला के गुनगुनाने की आवाज आती है। वो दोनों एक कमरे में जाते हैं जहाँ डिस्प्ले केस में मैरी की सारी गुड़ियां मिलती हैं। दोनों देखकर दंग रह जाते हैं कि ये डॉल्स यहाँ कैसे आई, पर एक केस खाली था, नंबर 57 वाला, बिली, जो हेनरी के वहाँ है। तभी एक स्पेशल डॉल की तरफ जाते हैं, जो डॉल नहीं उसके दादा के भाई माइकल एशन की डेड बॉडी थी, जिसे मैरी ने डॉल में बदल दिया था। जेमी लिप्टन को बताता है कि ये उसके रिश्तेदार थे जो 70 साल पहले गायब हो गए थे। तभी सारे डॉल मुड़ मुड़ कर एक ही दिशा की ओर देखते हैं, जहाँ एक डॉल के साथ मैरी शॉ होती है। जेमी उसे कहता है, क्या चाहती हो तुम? मैरी कहती है, उन सबको चुप कराना जिन्होंने मुझे चुप कराया था। वो बताती है कि परफेक्ट डॉल बनाने में जिंदा लोगों का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे माइकल। जेमी पूछता है कि तुमने लीजा को क्यों मारा? वो कहती है, तुम आखिरी एशन नहीं थे, आखिरी एशन उसके पेट में था। जेमी ये सुन डर जाता है और मैरी पर लिप्टन गोली चला देता है। तभी जिस डॉल से मैरी निकलती है, लिप्टन उसे उड़ाता जाता है। वो जेमी से पूछता है कि ये क्या हो रहा है, जिस पर वो कहता है कि ये डॉल्स में जी रही है। जेमी पुतलों को खत्म करने की बात कहता है और जेमी बाकियों पर लालटेन फेंक आग लगा देता है। वो दोनों वहां से भागते हैं। मैरी उनके पीछे आती है, लिप्टन को मार भी देती है। जेमी पुल से नीचे गिर पानी में गिर जाता है और तैरते हुए थिएटर के बाहर निकल जाता है। पूरा थिएटर जला होता है। तभी उसे याद आता है कि नंबर 57 का बिली बस बच गया है। वो सीधा हेनरी के घर जाता है, जहाँ वो मैरियन की गोद में जीप कटी हेनरी की लाश को देखता है। वो मैरियन को पूछता है कि वो डॉल कहाँ है, जिस पर वो कहती है कि मिस्टर एशन आए थे और उसे ले गए। जेमी कहता है कि वो व्हीलचेयर पर है। वो कहती है, मैंने देखा, वही लेकर गए हैं। जेमी अपने पिता के घर जाता है और वहाँ वो डॉल बिली होता है। तभी मैरी उस पर हमला करने आती है। तभी जेमी बिली को जला देता है और मैरी गायब हो जाती है। बिजली की रोशनी में उसे व्हीलचेयर में उसके पिता दिखते हैं। वो उनके करीब जाता है। जेमी के होश ही उड़ जाते हैं, ये देखकर कि उसके पिता पहले ही मर चुके हैं और जिस एडवर्ड से वो बात कर रहा था वह असल में उसके पिता के लाश से बनाई गई एक गुड़िया थी और उसकी आवाज एला ने दी थी और ये एक परफेक्ट डॉल थी और उसे मैरी ने मरने से पहले बनाया था। जेमी की हालत खराब हो जाती है और तभी मैरी उसके सामने आ जाती है। वो चीख देता है और मारा जाता है। मैरी अपने शिकार लोगों जेमी, लीजा, लिप्टन, हेनरी, एडवर्ड
और आखिर में एला के फोटो एल्बम को पलटती है। मतलब अब ये लोग पुतले हैं। मैरी अपना बदला पूरा करने के बाद वह किताब बंद कर देती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। मूवी डेड साइलेंस का ये हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। एंड गाइस, डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। विल कीप ऑन मेकिंग ऑसम वीडियोस। खुश रहिए, आबाद रहिए।